हाय गाइस, होप आप सभी काफ़ी अच्छे हो। तो आज इस वीडियो में जो है हम एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को बहुत ही फास्ट तरीके से कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वन शॉट लेक्चर को फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं हूं आप लोगों का डोपामिन भैया। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में हम मॉर्फोलॉजी की मीनिंग को समझ लेते हैं। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या आउटर अपीयरेंस का जो है स्टडी, उसको हम मॉर्फोलॉजी कह लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, आप किसी गार्डन में गए और आप उधर बहुत सारे फ्लावर्स को देखें और बहुत सारे प्लांट्स को भी देखें, ठीक है। तो आपको सिर्फ देखकर उनके बारे में जो चीज़ें पता चल रही है ना, उन सबको हम मॉर्फोलॉजी कह देंगे, ठीक है। यानी कि उसे आपको छूने की कोई जरूरत नहीं है, उसे आपको काटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको देखकर जो चीजें पता लग रही हैं उसको हम मॉर्फोलॉजी कहेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट रूट को पढ़ लेते हैं। तो जब भी कोई हम एक डाइकोटिलियंस प्लांट को देख लेते हैं तो उसका जो सीड होता है ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्लूम्यूल और एक होता है रेडिकल। तो जो रेडिकल पार्ट होता है वहां से रूट का फॉर्मेशन होता है। तो जो रूट सबसे पहले फॉर्म होता है उसे हम प्राइमरी रूट बोलते हैं, और वो ही रूट लंबा होता जाता है और उसके लैटरली बहुत सारे रूट्स निकलते रहते हैं। सबसे पहले सेकेंडरी रूट निकलता है, फिर टर्शरी, और ऐसे ऐसे आगे बढ़ता रहता है। और ये जो प्राइमरी रूट होता है ना, इसको हम टैप रूट भी बोल देते हैं, ठीक है, टैप रूट। तो अब बात करते हैं मोनोकोटिलिडनस प्लांट के बारे में। ओके, सो जो मोनोकोटिलिडनस प्लांट है ना, इसमें जो हमें प्राइमरी रूट या जो टैप रूट होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, यानी कि ज़्यादा दिन तक हमें ये दिखता नहीं है, ये ज़्यादा दिन नहीं रहता है। ये क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रस रूट में। अब टैप रूट होता है कुछ ऐसा, एक लंबा चीज़। अब जो मोनोकोटिलिडनस है उसमें ये ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है। क्या होता है, उसमें ऐसे छोटे छोटे फाइब्रस रूट में जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। वही चीज़ इधर बोली गई है। अब बहुत सारे प्लांट्स हमें ऐसे भी होते हैं जहाँ जो है प्लांट्स के दूसरे पार्ट से, मतलब रेडिकल को छोड़कर दूसरे जो पार्ट्स होते हैं ना, वहाँ से रूट्स निकलते हैं। जैसे जो बनियन ट्री है उसमें हमें बहुत ही दिखता है, फिर एक मॉन्स्टर एक प्लांट होता है, ग्रासेस में भी ऐसा होता है। सो अदर देन जो रेडिकल पार्ट है, किसी अदर अगर पार्ट से हमें रूट्स निकलते दिखे तो उसे हम एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। ओके, अब जनरली हमें क्या लगता है कि रूट का जो फंक्शन होता है वो एब्जॉर्प्शन और वाटर ही होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा तो हमें कुछ पता नहीं होता है, लेकिन रूट के और भी ज़्यादा फंक्शंस है। जैसे कि इधर बहुत सारे फंक्शंस दिए हैं। एक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो कि हमें समय पता है, मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन करता है, ये भी हमें पता है, लेकिन ये एनकरेज में हेल्प करता है, यानी कि जो ट्री है उसको सॉइल्स के साथ जकड़ के रहने में जो है ये हेल्प करता है। फिर जो है ये बहुत सारे जो फूड होता है उसको स्टोर करता है, ठीक है। और बहुत सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो कि ये सिंथेसिस करता है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चले जाते हैं, रीजन्स ऑफ रूट। ओके, जनरली जो है रूट्स के 3 रीजन्स रहते हैं। सबसे पहला रीजन जिसे हम रीजन ऑफ मैचुरेशन कहते हैं, देन रीजन ऑफ इलोंगेशन और रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। सो सबसे पहला जो रीजन होता है ना, ये होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इधर मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होता है जो कि बहुत ही फास्ट तरीके से डिवाइड करते हैं। ओके, फिर ये जब डिवाइड करते हैं ना, तब ये रीजन ऑफ इलोंगेशन लंबा होता रहता है। ओके, और यहाँ पे जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक से जो है परमानेंट सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ जाके जो परमानेंट सेल्स होते हैं ना, वो फिर से वो जो डिवीजन की एबिलिटी है वो फिर से रिगेन कर लेते हैं और फिर से वो डिवाइड करके ये रूट हेयर्स फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और यही रूट हेयर्स जो है ना, वो जनरली हमारे प्लांट के जो एंकरेज था या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स था, उन सब में यही परफॉर्म करता है। ओके, ये तो बस ग्रो करता रहता है और बाद में जाके ये रीजन ऑफ मैचुरेशन बड़ा होता जाएगा और वो जो है रूट हेयर फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ओके, तो चलिए अब स्टेम में आ जाते हैं। अब स्टेम जनरली वो पार्ट होता है प्लांट का जिसमें जो है लीव्स, ब्रांचेस, वो सब जो है बेयर किए रहते हैं। ओके, अब जो ये स्टेम होता है ना, इसमें नोड्स और इंटरनोड्स रहते हैं। नोड्स वो रीजन है जहाँ से जो है लीव्स जो है निकलते हैं। ओके, और इंटरनोड्स दो नोड्स के बीच का या जितने सारे नोड्स प्रेजेंट है उनके बीच का जो स्पेस होता है उसको हम इंटरनोड्स बोल देते हैं। अब जब ये स्टेम जो है यंग रहता है तब स्टेम जनरली ग्रीन कलर का होता है, बाद में जाके ये डार्क ब्राउन हो जाता है क्योंकि इसमें जो है ना स्क्लेरेनकाइमा का फॉर्मेशन हो जाता है। अब स्टेम के दूसरे फंक्शंस की बात करें तो ये वाटर के कंडक्शन में हेल्प करता है, मिनरल्स और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, फूड के स्टोरेज में हेल्प करता है, एक सपोर्ट होता है प्लांट के लिए ताकि जब कोई जोर से हवा ववा आए तो वो जो है टूट वूट ना जाए, ठीक है। और ये प्रोटेक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि उसे अगर हम काट कोट के फिर से दूसरी किसी सॉइल में गाड़ दें तो वहाँ से भी प्लांट निकल जाता है, उसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। ये एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ओके, अब लीफ में आ जाते हैं। अब हमने तो अभी पढ़ लिया कि जो नोड्स होता है वहाँ से लीव्स निकलते हैं, और जहाँ से लीव्स निकलता है ना, उसकी एकदम एक्सिलरी पार्ट में जो है एक बर्ड प्रेजेंट होता है जो कि बाद में जाके जो है ब्रांचेस का फॉर्मेशन करता है। अब लीव्स का जनरली जो ऑर्डर होता है ना, जो अरेंजमेंट होता है वो एक्रोपेटल होता है। अब ये एक्रोपेटल क्या होता है, जनरली ये जो एक आप सोच लो एक डाली है। ओके, सो डाली के सबसे ऊपर पार्ट में यंगेस्ट लीव प्रेजेंट है, फिर उससे कम यंगेस्ट, और फिर सबसे लास्ट में जो है डाली के लास्ट में वो सारे ओल्ड लीव्स प्रेजेंट है। तो इसको हम एक्रोपेटल ऑर्डर बोलते हैं। किसी भी प्लांट को आप जनरली आपके घर के आसपास देख लो तो उधर एक्रोपेटल अरेंजमेंट ही होता है। अब लीव जो है सबसे इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि वो जो है ना वो प्लांट का किचन हाउस है। फोटोसिंथेसिस जनरली उधर ही होता है। वैसे तो फोटोसिंथेसिस हर ग्रीन पार्ट्स में होता है, लेकिन लीव जो है वो मेन एरिया है जहाँ फोटोसिंथेसिस जो है ऑकर होता है। अब एक टिपिकल लीव के जो है 3 मेन पार्ट्स होते हैं, एक लीव बेस, एक पेटियोल और एक लैमेला, ठीक है। लीव बेस की बात करें तो ये एक लीफ है, ये उसका पेटियोल, ये जो स्टिक टाइप का स्ट्रक्चर है इसे हम पेटियोल बोलेंगे, और वो जिस ब्रांच से ऐसे अटैच है उसको हम लीव बेस बोलेंगे। ओके, अब लीव बेस में जो है स्मॉल स्मॉल ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकते हैं जिसे हम स्टिप्यूल बोलते हैं। ओके, और एक
बात, ये जो लीफ बेस होता है ना, ये लेग्यूमिनस प्लांट यानी कि जो दाल होते हैं ना, दाल हमारे घर में जो दाल आता है, उनके जो प्लांट्स होते हैं ना, उनका जो लीफ बेस होता है बहुत स्वेल्ड होते हैं, तो उसको हम पल्विनस बोलते हैं। ठीक है, तो लीफ बेस जब जो लेग्यूमिनस प्लांट है उनमें स्वेल हो जाता है तो उसको हम पल्विनस बोलते हैं। ये लैमिना जो है, ये इस चीज़ को लैमिना बोलते हैं या लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। ऐसे ऐसे जो लीफ के पेरिफेरल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसे हम लैमिना या लीफ ब्लेड बोल देते हैं। ये जो है लीफ का सबसे आउटर मोस्ट ग्रीन पार्ट होता है। ओके, अब आ जाते हैं मिडरिप के बारे में। तो सबसे प्रोमिनेंट जो एक वेनलेट होता है एक लीफ में, उसे हम मिडरिप बोल देते हैं, जो कि एकदम मिडिल में प्रेजेंट होता है। ओके, चलिए अब आ जाते हैं हम वेनेशन के ऊपर। अब किसी भी लीफ में जो है ना, अगर हम देखें हमारे आसपास के लीव्स को, तो दो वेनेशन जनरली पाया जाता है, एक होता है रेटिकुलेट और एक होता है पैरेलल। ठीक है, वेनेशन मतलब जो वेनलेट्स होते हैं ना, उसके जो स्ट्रक्चर कैसा अरेंजमेंट है वेनलेट्स का, उसे हम वेनेशन बोल देते हैं। रेटिकुलेट में जो है आपको एक वेनेशन, एक जाली टाइप का स्ट्रक्चर जो है लीफ में देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो पैरेलल वेनेशन होता है ना, उसमें क्या होता है, ये जो लैमिना है, इससे सारे जो वेनलेट्स हैं ये पैरेलली अरेंज होंगे। जैसे कि अगर आप घर में अभी मम्मी को जाके बोलोगे कि जो किचन से एक तेज पत्ता उन्हें देने के लिए, तो तेज पत्ता में जो है पैरेलल वेनेशन होता है। ठीक है, यानी कि सारे जो वेनलेट्स होते हैं ये हमारे लैमिना से जो है पैरेलली अरेंज होते हैं। ओके, अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ लीफ में। तो लीफ के जो है जनरली टू टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है सिंपल लीफ और एक कंपाउंड लीफ। जो सिंपल लीफ होता है ना, अगर हम उसके लैमिना को इंसाइज कर ले या काट दे तो उसके मिडरिप को वो टच नहीं करेगा। लेकिन अगर कंपाउंड लीफ की हम लैमिना को इंसाइज कर दे यानी कि काट दे, तो वो जो है ना अपने मिडरिप को टच कर देता है। ओके, अब ये जो कंपाउंड लीफ होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है पिनेटली कंपाउंड लीफ और एक होता है पार्मेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है, पिनेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, इसमें कॉमन एक्सिस में जो है बहुत सारे छोटे छोटे लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक कॉमन एक्सिस में बहुत सारे छोटे लीफलेट्स। और जो पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स होता है, इसमें क्या होता है, ये जो जितने भी सारे इधर लीफलेट्स निकले हैं ना, इनका एक कॉमन पॉइंट होता है पेट्यूल का। ठीक है, पेट्यूल का जो टिप होता है, मिडरिप का जो यहाँ पे जहाँ पे मिडरिप एंड हो रहा है, इसका जो टिप है ना पेट्यूल का, वो जो है इनका कॉमन ओरिजिन है। ठीक है, अगर हम जो है पाल्मेटली या पिनेटली का एग्जांपल बोले, तो पिनेटली का एग्जांपल होता है जैसे कि लीफ हमारा सबसे कॉमन एग्जांपल है, और पाल्मेटली का जो एग्जांपल बोले तो यहाँ पे इंसेट में गिवन है सिल्क जो है वो पाल्मेटली का एक अच्छा एग्जांपल है। अब आ जाते हैं फाइलोटैक्सी में। सो जो लीफ होता है ना, इसके अरेंजमेंट को हम मतलब जो लीफ का एक्सिस होता है उसके अरेंजमेंट को हम जो है फाइलोटैक्सी बोल देते हैं। ये जनरली टू टाइप का होता है, एक होता है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट में क्या होता है, एक सिंगल नोड से जो है दो लीफ जो है निकलेंगे। ठीक है, दो लीफ एक सिंगल नोड से निकले तो उसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेट। ठीक है, और अगर एक नोड से एक ही लीफ निकल रहा है, फिर दूसरे उसके ऊपर नोड से एक लीफ निकल रहा है, ठीक है, ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलेंगे ऑपोजिट। अगर ऑल्टरनेट का जो एग्जाम्पल बोले तो गुआवा, और अगर ऑपोजिट का एग्जाम्पल बोले तो वो हो जाता है चाइना रोज। ओके, अब आ जाते हैं इन्फ्लोरेसेंस में। अब ये इन्फ्लोरेसेंस जनरली होता क्या है, जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है उसके फ्लोरल एक्सेस में, उसको हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। इन्फ्लोरेसेंस दो टाइप का होता है, एक होता है रेजमोस और एक होता है साइमोस। रेजमोस में क्या होता है, जो एक्सिस होता है ना वो ग्रो करता रहता है, जिसमें फ्लावर रहता है वो ग्रो करता रहता है, और इसमें एक्रोपेटल सक्सेशन होता है, यानी कि जो ऐसे ये फ्लोरल एक्सेस है, इसके ऊपर जो है यंग फ्लावर्स रहेंगे और इसके जो एंड पार्ट में है इसमें जो है जो ओल्ड फ्लावर्स हैं वो रहेंगे। ठीक है, साइमोस में इसका टोटली ऑपोजिट, ये जो है कंटिन्यू ग्रोथ करता नहीं रहता है, जो फ्लोरल एक्सेस है ये ग्रोथ नहीं करता है क्योंकि इसके टर्मिनल में फ्लावर होता है। ठीक है, और इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो बेसी पेटल होता है, यानी कि जो ऊपर फ्लावर्स रहेंगे, ठीक है, वो ओल्डर रहेंगे और नीचे जो फ्लावर्स रहेंगे वो जो है यंगर रहेंगे। ठीक है, अब चलिए फ्लावर्स के बारे में आ जाते हैं। जो टिपिकल फ्लावर्स होते हैं ना, उसके अंदर हमें 4 वोल्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, एक जो कि हम ये एक स्टॉक है। ठीक है, तो इसके एंड में, इसके टर्मिनल में जो एक स्वोलन पार्ट होता है जहाँ से फ्लावर स्टार्ट होता है उसके बाद से, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं थैलेमस या रिसेप्टेकल। ओके, और यहाँ पे अगर ऐसे अरेंजमेंट हो तो उसको हम बोल देते हैं कैलिस। ठीक है, और ये जो पेटल्स हैं इसको हम बोलते हैं कॉरेला। ठीक है, और इसके एक फ्लावर के अंदर दो हो सकता है कि उसमें रिप्रोडक्टिव यूनिट प्रेजेंट है। तो रिप्रोडक्टिव यूनिट दोनों टाइप के होते हैं, एक होता है एंड्रोशियम और एक होता है गाइनोशियम। जो एंड्रोशियम है वो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, जो गाइनोशियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। अब कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें हम कैलिक्स और कोरोला यानी कि पेटल्स और सेपल्स को जो है डिस्टिंक्ट या डिफरेंटली जो है नहीं बता सकते। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं पेरियांथ। ठीक है, जैसे कि ये लिली में होता है। ठीक है, अब फ्लावर्स जो है दो टाइप के होते हैं, ये हमें पहले से पता है, एक बाइसेक्सुअल और एक यूनिसेक्सुअल। ठीक है, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं सिमेट्री के बारे में फ्लावर्स में। ठीक है, सिमेट्री फ्लावर्स में दो टाइप का होता है, एक एक्टिनोमॉर्फिक और एक जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक में हम जो है एक फ्लावर को जो है रेडियली सिमेट्रिकल बोल सकते हैं, यानी कि बहुत सारे एक्सिस में जो है हम सिमेट्री खोज सकते हैं, उसे हम एक्टिनोमॉर्फिक बोल देंगे। और अगर रेडियली वो सिमेट्री नहीं है, यानी कि बहुत सारे एक्सिस में हम उसे डिवाइड नहीं करें, बट एक सिंगल एक्सिस अगर इधर लगाए और दो सिमेट्री हो जा रहा है, तो हम उसे बोल देंगे जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का अगर एग्जाम्पल देते तो वो MDC यानी कि मस्टर्ड, धतूरा और चिली, और जाइगोमॉर्फिक का पी गुलमोहर, बीन, कैशिया। ठीक है, और एक होता है एसिमेट्रिक, यानी कि अगर कोई भी सिमेट्री या हम जो है कोई भी सिमिलर हाफ्स नहीं खोज पा रहे हैं तो उसको हम एसिमेट्री बोल देंगे। इसका एग्जांपल एक ही है इधर एनसीईआरटी में गिवन, जो कि है कैना।
अब किसी भी फ्लावर में अगर सिर्फ 3 पेटल्स प्रेजेंट है तो उसे हम ट्राइमेरस बोलेंगे, 4 है तो टेट्रामेरस, 5 है तो पेंटामेरस। ओके, और अगर किसी भी फ्लावर के एंड में अगर 2 जो है ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसे हम बोल देंगे ब्रैक्टेड, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो ई ब्रैक्टेड। ओके, अब हम जो है फ्लावर को और एक तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्टिवली हम कैसे कर सकते हैं, एक होता है आपका हाइपोगाइनस, एक होता है आपका पेरिगाइनस, और एक होता है आपका एपिगाइनस। इन तीनों में डिफरेंस क्या है ये मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो डिफरेंस पढ़ने से पहले हम जो है एक थैलेमस के बारे में समझ लेते हैं। तो अभी मैंने बताया कि जो फ्लावर जहाँ से स्टार्ट होता है ना, ये जो स्वेलन पार्ट होता है इसको हम थैलेमस बोलते हैं, ये जो स्वेलन पार्ट है इसको हम थैलेमस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये जो फ्लावर का जो गाइनोशियम है यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये अगर हमारे थैलेमस के एकदम ऊपर प्रेजेंट है तो हम उसे हाइपोगाइनस बोलेंगे। ठीक है, इधर जो ओवरी होता है इसे हम सुपीरियर बोलते हैं क्योंकि ये जो है थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट है। अगर ये ऊपर भी नहीं है उसके नीचे भी नहीं है लेकिन एक मिडिल पार्ट में प्रेजेंट है, ठीक है, मिडिल पार्ट में आप देख सकते हो, तो इन दोनों को ही हम बोल देंगे पेरिगाइनस। और अगर ये बिल्कुल थैलेमस के अंदर जो है एकदम घुस गया है, ठीक है, यहाँ ये तीनों केस में जो है ये बाहर थे लेकिन इधर ये अंदर घुस गया है, थैलेमस के एकदम अंदर घुस गया है, तो उसे हम बोल देंगे एपिगाइनस। ठीक है, इसे हम जो है इंफीरियर ओवरी बोलेंगे। और ये जो पेरिगाइनस था इसे हम हाफ इंफीरियर बोलेंगे क्योंकि ये एकदम घुस भी नहीं गया और एकदम ऊपर भी नहीं है। ठीक है, एकदम मिडिल पोर्शन में है। ठीक है, तो ये था हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस का केस। अब हम पढ़ लेते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। सो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में सबसे पहले कैलिक्स की बात करते हैं। तो जो सेपल होता है उसका ही दूसरा नाम कैलिक्स होता है। ठीक है, अगर सेपल जो है वो यूनाइटेड है यानी कि एक दूसरे से चिपके हुए हैं तो उसे हम गैमोसेफेलस बोलेंगे, और अगर चिपके हुए नहीं है, सब जो है अलग अलग है, फ्री है, तो उसे हम पॉलीसेफेलस बोलेंगे। ओके, अब अगर कोरोला की बात करते हैं यानी कि पेटल की बात करते हैं, तो कोरोला अगर यूनाइटेड है तो फिर से गैमोपेटलस, और अगर फ्री है तो पॉलीपेटलस। ओके, अब एस्टिवेशन की बात करते हैं। अब ये एस्टिवेशन होता क्या है, जो सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट होता है एक फ्लावर के होल में, ठीक है, एज अ होल, तो उसे हम बोल देंगे एस्टिवेशन। ठीक है, ये 4 टाइप का होता है। ये इधर आप देख सकते हो 4 टाइप का एस्टिवेशन होता है। एक होता है वेलवेट, इसलिए हम वेलवेट बोलेंगे, एक होता है ट्विस्टेड, एक होता है इम्ब्रिकेट, और एक होता है वेक्सिलरी। अब एक एक करके समझ लेते हैं। जब कोई भी पेटल एक दूसरे से जो है चिपके हुए नहीं है, सारी फ्री है, ठीक है, उसे हम वेलवेट बोल देंगे। ट्विस्टेड में क्या होता है, सारी एक ही डायरेक्शन में ट्विस्टेड है। ओके, तो उसे हम बोल देंगे ट्विस्टेड, यानी कि एक ही डायरेक्शन में एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसा एक आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है, तो उसे हम ट्विस्टेड बोल देंगे। इम्ब्रिकेट में क्या होता है, इधर जो है एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, ऐसे में प्रेजेंट होता है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ कोई भी पैटर्न जो है फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसे हम इम्ब्रिकेट बोल देंगे। वेक्सिलरी सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि वेक्सिलरी में सबसे ऊपर एक जो है लंबा पेटल होता है जिसे हम जो है स्टैंडर्ड बोल देते हैं। ठीक है, उसके नीचे 2 ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिससे हम जो है विंग्स बोल देते हैं या लैटरल पेटल्स बोल देते हैं, और लास्ट में और 2 होते हैं, ठीक है, जिसे हम जो है कील बोल देते हैं। ओवरऑल जो है 5 पेटल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब एक एक करके एग्जाम्पल बोल देते हैं। तो जो सबसे पहले वेलवेट था ना, इसका एग्जांपल है कैलोट्रोपिस, इसे याद रखना है, ये बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है, देन अगर ट्विस्टेड की बात करते हैं तो ट्विस्टेड का एग्जांपल है जो चाइना रोज या लेडीज फिंगर या कॉटन में हमें ये दिखता है। ठीक है, इम्ब्रिकेट की बात करें तो कैसिया ग्लोमोहर जो है इसका बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल अगर बोले तो वो बोल दिए। अब वेक्सिलरी की बात करते हैं तो इसका एग्जांपल है पी और बीन। ओके, चलिए अब बात करते हैं एंड्रोशियम के बारे में। तो एंड्रोशियम जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है फ्लावर का। ठीक है, अगर एंड्रोशियम जो है अगर स्टेराइल है यानी कि वो जो है रिप्रोड्यूस नहीं करता तो उसे हम बोल देंगे स्टेमिनॉइड। ठीक है, अब अगर जो स्टेमन है वो अगर पेटल के साथ अटैच है, ठीक है, तो उसे हम एपीपेटलस बोल देंगे जो कि ब्रिंजल में होता है। ठीक है, और अगर जो स्टेमन है वो अगर पेरियांथ के साथ अटैच है जैसे कि लिली में होता है तो उसे हम एपीफाइलस बोल देंगे। ठीक है, अब इस एंड्रोशियम को हम और भी तरीके से जो है अलग अलग बोल सकते हैं। एक होता है मोनोएडल्फस और एक डाइवेडल्फस और एक पॉलीएडल्फस। ये क्या होता है चलिए देख लेते हैं। अब अगर सारे स्टेमन्स जो है वो यूनाइटेड है यानी कि अटैच्ड है तो उसे हम जो है मोनोएडल्फस बोल देंगे क्योंकि ये एक ही बंडल में होते हैं। ठीक है, इसलिए मोनो वर्ड आया, मोनो मतलब सिंगल होता है। ठीक है, डाइएडल्फस अगर दो बंडल में होते हैं तो उसे हम डाइएडल्फस बोल देंगे, और अगर 2 से ज़्यादा बंडल में जो है स्टेमन्स प्रेजेंट है तो उसे हम पॉलीएडल्फस बोल देंगे। ठीक है, अब ये जो मोनोएडल्फस होता है इसका एग्जांपल होता है चाइना रोज, और ये डाइएडल्फस है तो इसका एग्जांपल है पी। ठीक है, और ये जो पॉलीएडल्फस होता है जो सिट्रस फ्रूट होता है ना, वो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब चलिए बात कर लेते हैं गाइनोशियम यानी कि फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट के बारे में। ठीक है, तो वैसे तो ये हमें सबको पता है कि इधर जो है एक इसे कार्पल भी बोला जाता है, इसका ऊपर जो पार्ट होता है उसे स्टिग्मा बोलते हैं, फिर स्टाइल प्रेजेंट होता है, फिर ओवरी प्रेजेंट होता है। ये जो है हमने बच्चों वाले क्लासेस में ही पढ़े हैं। ठीक है, इधर बात कर लेते हैं हम प्लेसेंटा के बारे में। ठीक है, जहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है ना, एक क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो सारे ओव्यूल्स जो है अटैच होते हैं, सो उसे हम प्लेसेंटा बोल देते हैं। ठीक है, अब अगर जो कार्पल्स है वो अगर किसी फ्लावर में फ्री प्रेजेंट है जैसे कि लोटस और रोज में तो उसे हम एपोकार्पस बोल देंगे, और अगर वो जुड़े हुए हैं तो हम सिंक कार्पस बोल देंगे। जुड़े हुए किसमें होते हैं, एक मस्टर्ड में होता है और एक टोमेटो में होता है। ठीक है, अब हम प्लेसेंटेशन की बात कर लेते हैं, यानी कि जो प्लेसेंटा है उसका अरेंजमेंट के हिसाब से हम उसको जो है बहुत सारे डिवीजन में डिवाइड कर देते हैं। तो देख लेते हैं, इसे हम मेनली जो है 5
पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एक होता है एक्सियल प्लेसेंटेशन, एक होता है पेरिएटल, एक होता है फ्री सेंट्रल और एक बेसल। इस सब के बीच में जो है डिफरेंस हम जान लेते हैं इधर। सो जो मार्जिनल होता है ना, इसमें एक एक्सेस प्रेजेंट होता है, एक मार्जिन प्रेजेंट होता है दोनों पार्ट्स में, ठीक है। एक फ्रूट के दो पार्ट्स के बीच में, एक पार्ट के बीच में जो है एक मार्जिन प्रेजेंट होता है, जिसमें जो है सारे ओव्यूल्स लटके होते हैं। इसे हम मार्जिनल प्रेजेंटेशन बोलेंगे, ठीक है। अब जब किसी फ्रूट में हमें ऐसे 3 एक्सेस दिख रहे हैं और उसके बीच में सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट है, तो उसे हम एक्साइल बोल देंगे, ठीक है। जब किसी फ्रूट में जो है एकदम उसके पेरिफेरी में, यानी कि जो आउटर पार्ट है ना, उसमें अगर सारे सीड्स प्रेजेंट है या ओव्यूल्स प्रेजेंट है, तो उसे हम पैराइटल बोल देंगे। और अगर सारे सीड्स एकदम उस फ्रूट के सेंट्रल में प्रेजेंट है, तो हम उसे फ्री सेंट्रल बोल देंगे। बेसल में क्या होता है, जो ओव्यूल होता है वो सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है और एकदम जो है ओवरी के बेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उसे हम बेसल बोलेंगे। अब सभी के एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो ये जो है सबसे कॉमन है, जो जिसे हमने अभी मार्जिनल बोला था, ये सबसे कॉमन है। यानी कि हमारे घर में जो पी आता है, यानी कि जो मटर आता है, वहाँ आप ऐसा देख सकते हो, मार्जिनल प्रेजेंटेशन देख सकते हो। अगर एक्साइल की बात करते हैं, तो जो लेमन होता है उसमें या टोमेटो में हमें ऐसा दिखता है, ठीक है। अब अगर हम पैराइटल की बात करें, तो ये मस्टर्ड में हमें दिख जाता है। अगर हम इस फ्री सेंट्रल की बात करें, तो ये एनसीईआरटी में गिवन है, ये डायंथस और प्रिमरोज में हमें ऐसा प्रेजेंटेशन दिखता है। बेसल की अगर बात करें, तो मैरीगोल्ड में हमें ऐसा जो है प्रेजेंटेशन दिखता है। अब हम बात करते हैं फ्रूट के बारे में। अब ये जो फ्रूट होता है ना, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स का, ठीक है। अगर वो फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, तो उसमें फ्रूट कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि फ्लावरिंग प्लांट है लेकिन फ्रूट नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि वो फ्रूट तो आ रहा है लेकिन वो फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब ये फ्रूट होता क्या है, जो राइपेंड ओवरी होता है ना एक किसी भी ओव्यूल का, तो उसे हम जो है फ्रूट बोल देते हैं, ओके। अगर फ्रूट जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है अगर होता है, तो उसे हम पार्थेनोकार्पिक बोल देते हैं, ठीक है। यस, इसका एक एग्जांपल है बनाना, ओके। ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में फ्रूट के जो है 3 लेयर्स के बारे में बताया गया है। ये मैं इधर दिखा देता हूँ। तो फ्रूट्स के जनरली 3 लेयर्स होता है। सबसे ऊपर वाले लेयर को हम एपिकार्प बोलते हैं, फिर मिडिल वाले लेयर को हम मेसोकार्प बोलते हैं। जनरली जो हम खाते हैं वो मेसोकार्प होता है, और जो एंडोकार्प होता है वो सीड से जस्ट अटैच्ड होता है, ठीक है। जनरली जो खाया जाता है वो हर फ्रूट का मेसोकार्प ही होता है। एपिकार्प जनरली हर फ्रूट का जो है छिलका जो होता है ना, वो एपिकार्प होता है। और जो एंडोकार्प होता है वो सीड से जस्ट लगा हुआ जाता है। जैसे मैंगो का जो एंडोकार्प है वो हम जनरली खा नहीं पाते हैं, वो फेदर लाइक यानी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। देखना मैंगो के सीड से एकदम लगा हुआ रहता है, ठीक है, वो उसका एंडोकार्प होता है। इधर एक स्पेशल मेंशन एनसीईआरटी में किया गया है कि जो मैंगो और कोकोनट के केस में जो है ना, वो फ्रूट को हम ड्रूप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है, ये फ्रूट जो है, ये डेवलप होता है मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी, ठीक है, और ये 1 सीडेड होता है। मोनोकार्पेलरी मतलब उधर जो मेल फीमेल स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है वो सिर्फ एक प्रेजेंट है। सुपीरियर ओवरी मैंने अभी बताया था, जो हाइपोगाइनस होता है उसे हम सुपीरियर ओवरी बोलते हैं। तो एक ओवरी है, उससे एक ही सीड आएगा और वो सुपीरियर है, यानी कि थैलेमस के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो है हमें जनरली मैंगो और कोकोनट में ही दिखता है, तो इसके फ्रूट को हम जो है एक स्पेशल नाम दे दिया है, ड्रूप, ओके। अब चलिए बात कर लेते हैं सीड के बारे में। तो मैंने अभी बताया कि जब भी किसी फ्लावर का फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो ओवरी होता है वो फ्रूट बन जाता है, और जो ओव्यूल्स हो जाता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब सीड जनरली जो है 2 चीज़ों से बनता है। एक सीड के ऊपर का एक कोट रहता है जिसे हम सीड कोट बोलते हैं, ठीक है। उसका जो सबसे आउटर लेयर होता है जो कि उसे प्रोटेक्ट करता है, उसे हम सीड कोट बोलते हैं। और अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रायो, ओके। अब ये एम्ब्रायो जो है ये बनता है 3 चीज़ों से। एक होता है प्रीम्यूल जो कि फ्यूचर शूट बनाता है, एक होता है रेडिकल जो कि फ्यूचर रूट बनाता है, और एक होता है ये एम्ब्रायोनल एक्सेस, ठीक है, इसे हम एम्ब्रायोनल एक्सेस बोलते हैं। और प्रेजेंट हो सकता है या तो एक कॉटिलिडन या तो 2 कॉटिलिडन। ये जो कॉटिलिडन होता है ना, इसमें फूड स्टोर होता है। ये अगर एक प्रेजेंट होता है तो हम उसे मोनोकॉटिलिडन बोलते हैं, और अगर 2 प्रेजेंट होता है तो हम डाइकॉटिलिडन बोलेंगे, ठीक है। अब चलिए सीड में जान लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉटिलिडन स्ट्रीट। सबसे पहले इस डाइकॉटिलिडन स्ट्रीट के स्ट्रक्चर को बोल देते हैं। तो डाइकॉटिलिडन स्ट्रीट में जो है 2 कॉटिलिडन प्रेजेंट होंगे, यानी कि इनके पास जो है 2 स्ट्रक्चर्स है फूड स्टोर करने के लिए, ठीक है। इनकी सीड में जो एक स्कार होता है जिसे हम हाइलम बोलते हैं, और एक छेद प्रेजेंट होता है हाइलम के जस्ट नीचे जिसे हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। अब ये माइक्रोपाइल प्रेजेंट क्यों होता है? ये माइक्रोपाइल वही स्ट्रक्चर है जिसके हेल्प से जो सीड होता है ना, ये जो है एयर का एक्सचेंज या फूड का एक्सचेंज वो कर पाता है, ठीक है। नहीं तो ये ग्रो ही नहीं कर पाएगा अगर इसमें ये छेद नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो सीड का सीड कोड होता है ना, सबसे आउटर लेयर, इसके भी 2 हिस्से होते हैं। आउटर हिस्से को हम टेस्टा बोलते हैं और इनर हिस्से को हम जो है टेगमेन बोल देते हैं। अब मैं आपको एक स्पेशल बात बोल देता हूँ, जो डाइकॉटिलिडन्स होते हैं ना, ये जो है इनमें एंडोस्पर्म तो प्रेजेंट होता है, लेकिन सीड जो है ये एंडोस्पर्म जनरली फूड होता है, हाँ, सीड का जो फूड होता है, जो डाइकॉटिलिडन यानी कि कॉटिलिडन में जो स्टोर होता है जो फूड, उसे हम जो है एंडोस्पर्म बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो डाइकॉटिलिडन होता है ये इस एंडोस्पर्म को बहुत जल्दी कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जनरली जो है नॉन एंडोस्पर्मस होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। आप बोलो कि यार केमिस्ट्री में तो अभी एक्सेप्शन पढ़ते रहते हैं, आप बायोलॉजी में भी, हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है कैस्टर, ठीक है।
जिसमें हमें जो है एंडोस्पर्म मिल जाता है और ये जो एंडोस्पर्म है ये डबल फर्टिलाइजेशन से फॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन जो ग्राम पी ये सब जो डाइकोटिलेडोनस प्लांट होते हैं उसमें हमें एंडोस्पर्म नहीं दिखता, तो वो नॉन एंडोस्पर्मस है। अभी मैंने बताया कि जो डाइकोटिलेडोनस सीड होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मस होते हैं, लेकिन जो मोनोकोटिलेडोनस सीड होते हैं वो जनरली क्या होना चाहिए, वो जो है एंडोस्पर्मस होना चाहिए, यानी कि जो एंडोस्पर्म है वो कंज्यूम नहीं करते हैं। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है, वो एक्सेप्शन है ऑर्चिड्स, ठीक है। ये जनरली एक फ्लावरिंग प्लांट होता है, ठीक है, बहुत फेमस है, ठीक है। वो जो है नॉन एंडोस्पर्मस है, ठीक है। लेकिन बाकी जो मोनोकोटिलेडोनस होते हैं वो जो है एंडोस्पर्मिक होते हैं। चलिए इस चैप्टर का फाइनल पार्ट हम जो है मोनोकोटिलेडोनस सीड का जो है स्ट्रक्चर उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब एक मोनोकोट जो सीड होता है उसका सबसे आउटर लेयर सीड कोट होता है, जो कि डाइकोट में भी होता था, ठीक है। लेकिन इसमें स्पेशल क्या है, ये सीड कोट के बाद उनका जो एक लेयर होता है जो कि एलुरोन लेयर है, ये प्रोटीन से बना होता है। ये जो है उसके एंडोस्पर्म को ये जो है प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसे हम एलुरोन लेयर बोलते हैं, जो कि प्रोटीन से बना रहता है। ये जो है मोनोकोट का एक स्पेशलिटी है। अब जो मोनोकोट के केस में क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो बहुत स्मॉल होता है और एंडोस्पर्म के ही किसी ना किसी साइड में एक छोटा सा पार्टिकल यानी कि एम्ब्रियो जो है इसके बीच में ही कहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है ये मोनोकोट है तो एक कॉटलीडन इसमें प्रेजेंट होगा, तो ये जो है इसका कॉटलीडन है और ये जो इसका एंडोस्पर्म है। अब ये जो कॉटलीडन है ना, इसका जो शील्ड है, यानी एक शील्ड शेप जो है कॉटलीडन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम स्क्यूटेलम बोलते हैं। अब ये जो स्क्यूटेलम है इसके अंदर ही जो है छोटे छोटे एक्सेस में प्ल्यूम्यूल और रेडिकल ये सब जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो प्ल्यूम्यूल और रेडिकल है ये दोनों जो है शीट के अंदर जो है इनक्लोज होते हैं। एक शीट होता है कोलेप्टल और दूसरा शीट होता है कोलियोराइजा। तो ये था आप लोगों का चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये फुल चैप्टर कवर हो चुका है। होप आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये था इसका वन शॉट लेक्चर। होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया हो, आप लोगों ने एंजॉय किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।